दोस्तों, अगर आपने कल न्यूज़ को फॉलो किया था, तो आई एम वेरी श्योर आप सभी ने इस पर्टिकुलर न्यूज़ के बारे में ज़रूर सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राहुल गांधी जी की जो कन्विक्शन है, उसके ऊपर एक स्टे लगाया गया है। थोड़ा इस मुद्दे के बारे में चर्चा करते हैं। देखो, 2019 में जब लोकसभा के इलेक्शंस थे, उस टाइम में कर्नाटका के अंदर एक इलेक्शन रैली के दौरान ना, इन्होंने कुछ वर्ड्स यूज़ करे। मेहुल चौकसी, ललित मोदी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? अब इनके हिसाब से इन्होंने वर्ड्स यूज़ किए थे कुछ स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट जिनके सरनेम में मोदी है, ठीक है? जैसे ललित मोदी, नीरव मोदी, नरेंद्र मोदी जी, इनके अगेंस्ट। पर एक एमएलए हैं गुजरात के, पूर्णेश मोदी जी, उन्होंने बोला कि नहीं, इन्होंने तो पूरी मोदी कम्युनिटी को ही बदनाम किया है, ये पूरी मोदी कम्युनिटी को ही यहाँ पे, जो जिनका मोदी सरनेम होता है, उन सभी के अगेंस्ट इन्होंने बात करी है। अब इसी वजह से इन्होंने केस किया, ठीक है ना, डेफेमेशन का केस किया इनके अगेंस्ट। अब हुआ क्या ना, जब ये केस गया लोअर, जो ट्रायल कोर्ट होता है आपका, जो ट्रायल जज होते हैं, उन्होंने यहाँ पर क्या किया, ट्रायल जज ने राहुल गांधी जी को इसका दोषी माना और इनको सजा दे दी 2 साल की। अब ध्यान में रखना कि डेफेमेशन जो होता है ना, उसके अंदर जो मैक्सिमम सजा हो सकती है, वो 2 साल की हो सकती है। अब ट्रायल जज ने जो मैक्सिमम पनिशमेंट थी ना, वो दे दी इनको 2 साल की। अब ये फिर मुद्दा आगे गया, ठीक है, फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात बोली कि जो ट्रायल जज ने ना कोई भी कारण नहीं दिया कि आखिर हम राहुल गांधी जी को 2 साल की जो मैक्सिमम पनिशमेंट होती है, वो आखिर क्यों दे रहे हैं। तो इस वजह से, क्योंकि इन्होंने कोई कारण ही नहीं दिया उसके पीछे का, तो ये सजा के ऊपर इन्होंने एक स्टे लगा दिया है। एट द सेम टाइम देखो, राहुल गांधी जी जो थे वो एमपी थे, कौन कहाँ से, वायनाड से। तो कहीं ना कहीं इन्होंने ये भी बोला, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, कि बेसिकली इससे ना राहुल गांधी जी के एमपी ना रहने से जो इफेक्ट होता है वो लोगों के ऊपर भी होता है। क्यों? क्योंकि वायनाड के लोगों ने इनको चुनकर भेजा एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो इस पर्टिकुलर चीज के रेमिफिकेशंस बहुत ज्यादा हैं। तो इसलिए इनकी कन्विक्शन के ऊपर स्टे लगाया गया है और अब ये वापस से वायनाड से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाएंगे। देखो, ये चीज़ तो चलो आपको पता होनी ही चाहिए, ये तो न्यूज़ में थी ही। बट एट द सेम टाइम ना, आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ये भी पता होना चाहिए। मेंस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा, मेंस के अंदर बार बार इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। होता क्या है ना, कि अगर किसी पर्सन को 2 साल या 2 साल से ज्यादा की सजा होती है, तब क्या होता है, वो पर्सन डिस्क्वालीफाई हो जाता है। सर, कितने टाइम के लिए? देखो, जितने टाइम की उसकी सेंटेंस है वो तो होगा ही होगा, उसके अलावा 6 साल और उसको यहाँ पे उस पर्टिकुलर 6 साल के लिए सस्पेंड, वो मतलब डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। सस्पेंड नहीं बोलूंगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो टेक्निकली अब अगर राहुल गांधी जी की जैसे 2 साल की सजा थी ना, तो 2 साल तो ये होते ही होते डिस्क्वालीफाई, प्लस एट द सेम टाइम 6 साल और भी नहीं लड़ पाते, तो बेसिकली 8 साल के लिए डिस्क्वालीफाई रहते। ठीक है ना? पर अब इसको हटा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब बेसिकली इनके ऊपर स्टे लगाई गई है, इनकी कन्विक्शन के ऊपर। तो अब ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वापस से बन जाएंगे वायनाड से। एंड एट द सेम टाइम 2024 का जो लोकसभा का इलेक्शंस है, ये उसको भी लड़ पाएंगे। आई होप ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे इस चैनल पर ही क्रक्स ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री इन लेस देन 20 मिनट्स, ये वीडियो कल शाम को ही शेयर किया गया है। आप इस वीडियो को डेफिनेटली जाके देखिए। बहुत ही एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करी गई है, जहां पर कम टाइम के अंदर एक बहुत अच्छे से आप चीजों को समझ सकते हो। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को डेफिनेटली देखिए। तो डेट है आज की 5 अगस्त 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। एक हमें टॉपिक डिस्कस करना है, दैट इज व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी। देखो, ये तो हम काफी लंबे टाइम से सुनते ही आ रहे हैं व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी के बारे में। थोड़ा इसको और जानने की हम कोशिश करते हैं। एक्चुअल में 2021-22 का जो आपका बजट था ना, वहां पर इसको पहली बार अनाउंस किया गया था। इस बार का भी जो यूनियन बजट है 2023-24, वहां पर भी इसके रिगार्डिंग अलग से स्पेशल फंड्स इनको एलोकेट किए गए हैं। तो यहाँ पे समझते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी का। देखो, होता क्या है ना, कुछ जो आपके पुराने व्हीकल्स होते हैं, ठीक है ना, वो भी चल रहे होते हैं, राइट? अब उनको ना धीरे धीरे हमें क्या करना है, जो पुराने व्हीकल्स हैं उनको रिप्लेस करना है नए व्हीकल्स के साथ। तो वही यहाँ पे कोशिश है कि एक्चुअल में आप नोटिस करो, जो पुराने व्हीकल्स होते हैं वो इन्वायरमेंट के लिए काफी, मतलब एक ना नेगेटिव इंपैक्ट उनके ऊपर क्रिएट करते हैं, बेसिकली एयर पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। इंडिया की अलग अलग क्लाइमेट कमिटमेंट्स हैं, उनको भी हमें अचीव करना है। तो यहाँ पर इन अचीवमेंट्स को भी ये चीज़, अगर हम ओल्ड व्हीकल्स को स्क्रैप कर देंगे, उनकी जगह नए व्हीकल्स आएंगे, तो वो भी बढ़ेंगे। साथ साथ व्हीकल सेफ्टी बढ़ेगी, ठीक है, फ्यूल की एफिशिएंसी बढ़ेगी, ठीक है, जो नए नए नॉर्म्स आते हैं जैसे भारत स्टेज नॉर्म्स है, उनको हम अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो ये सारे बेनिफिट्स हमें यहाँ पे व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी के अंदर देखने को मिल जाते हैं। हमारे जो गवर्नमेंट है उसका एक सपना है बेसिकली ग्रीन इकोनॉमी को एस्टेब्लिश करने का। तो वो भी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी के थ्रू उसको हम अचीव
कर सकते हैं, जहां पर हम पुराने व्हीकल्स को रिप्लेस करेंगे नए व्हीकल्स के साथ। ठीक है, इसके कुछ प्रोविजंस हैं, मैं आपको उनको थोड़ा समझा देता हूँ। यहाँ पर क्या होगा ना, आपको एक फिटनेस टेस्ट देना होगा ओल्ड व्हीकल्स को, कि बेसिकली चेक करने के लिए कि मान लो उनको री रजिस्ट्रेशन करनी है, ठीक है ना, तो उस टाइम के ऊपर उनका एक फिटनेस टेस्ट होगा। अगर तो फिटनेस टेस्ट को मीट कर जाएंगे, प्रॉपर उनके स्टैंडर्ड्स मेंटेन कर जाएंगे, तब तो उनको मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन। अगर मान लो वो फेल कर जाते हैं फिटनेस टेस्ट के अंदर, तो उनको स्क्रैप कर दिया जाएगा। तो बेसिकली पॉलिसी क्या है कि गवर्नमेंट व्हीकल्स जो 15 साल से पुराने हैं एंड जो प्राइवेट व्हीकल्स जो 20 साल से ओल्ड हैं, उनको यहाँ पर हम स्क्रैप करेंगे। अब सर जो स्क्रैप कर रहे हैं, जो मतलब जो ओनर था व्हीकल का, तो कहीं ना कहीं उसको भी कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? आंसर इज यस। उसको देखो इस तरह से बेनिफिट मिलेंगे कि जैसे अब वो नया व्हीकल बाय करेगा तो 5% तक का उसको डिस्काउंट मिल सकता है फ्रॉम द व्हीकल्स मैन्युफैक्चरर, अगर वो स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट दिखाता है। साथ ही रजिस्ट्रेशन फीस भी आपको नहीं देनी पड़ेगी अगर आप एक नया व्हीकल खरीद कर रहे हो विद अ स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं। और जो पुराने व्हीकल्स हैं उनके लिए कुछ डिसइंसेंटिव है। सर वो क्या है? वो ये है कि जो व्हीकल 15 साल से पुराने हैं, ठीक है ना, वहां पर उनको जो री रजिस्ट्रेशन फीस है ना, वो थोड़ी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो एक तरह से आप पुराने व्हीकल को स्क्रैप करो, उसके लिए आपको कुछ बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, और जो ऐसा नहीं करता है उनके लिए कुछ डिसइंसेंटिव्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और मैंडेटरी वाला तो पॉइंट हम देख ही चुके हैं कि 20 साल से पुराने जो प्राइवेट व्हीकल्स और 15 साल से पुराने जो गवर्नमेंट कमर्शियल व्हीकल है, इनको तो स्क्रैप किया ही जाएगा। साथ में अगर आप नोटिस करो, जो आपके मोटर व्हीकल टैक्स है उनके अंदर भी कंसेशन हमें देखने को मिल जाते हैं, ठीक है ना, कितने परसेंट का आपको कंसेशन देखने को मिलेगा अगेंस्ट सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो ये भी आप पॉइंट्स आप समझ सकते हो। बेसिकली एक आइडिया लेना था कि आखिर ये पॉलिसी है क्या, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हो सकते हैं। इवन मेंस के अंदर भी ना आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो कई बार क्या होता है ना, हम शायद इन चीज़ों को सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के एंगल से देखते हैं, बट नहीं, इनको एनवायरनमेंट के एंगल से भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारी जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे, वो यहाँ पर इस पॉलिसी को यहाँ पे देखती है। ठीक है, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज पीएम जीवन योजना। इसको समझते हैं कि पीएम जीवन का यहाँ पे मतलब क्या है। देखो इसकी फुल फॉर्म देखो, जीवन की फुल फॉर्म है जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण। थोड़ा सा डिफिकल्ट नाम है, बट आई अंडरस्टैंड। इसको थोड़ा हम आराम से समझने की कोशिश करते हैं। पहले ना हम बायोफ्यूल्स को समझते हैं कि आखिर बायोफ्यूल्स क्या होते हैं। देखो जब मैं बात करता हूँ ना बायोफ्यूल्स की, तो बायो का वर्ड बेसिकली यहाँ पर इसका मीनिंग हो गया कि हम जो ऑर्गेनिक सोर्सेज से जो रिन्यूएबल फ्यूल्स को जो होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं बायोफ्यूल्स। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमें प्लांट्स, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट रेजिड्यू, एल्गी, इन सभी से कहीं ना कहीं हम रिन्यूएबल फ्यूल्स को डिराइव करते हैं। जो अलग अलग आपके ऑर्गेनिक सोर्स है ना, सारे प्लांट्स, एग्रीकल्चर, ये सारी चीजें, अगर इनके माध्यम से हम रिन्यूएबल फ्यूल्स को बनाते हैं, उनको बोलते हैं बायोफ्यूल्स। तो क्या क्या सर तरीके हो सकते हैं? देखो एक तरीका यहाँ पे हो सकता है आपका प्लांट्स के माध्यम से, जो आपके जैसे फूड क्रॉप्स होते हैं, तो वो हो गया आपके, ठीक है ना, तो वो हो गया आपके फर्स्ट जनरेशन वाले। उसी तरह से आपके सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल्स हो सकते हैं। अब ये क्या है सर जो सेकेंड जनरेशन है? देखो पहले के अंदर क्या था ना, हम फूड क्रॉप से एक तरह से जनरेट कर रहे थे, पर यहाँ पर क्या हो रहा है सेकेंड जनरेशन के अंदर, हम जो उनके वेस्ट मटेरियल होता है, हम वहां से इनको जनरेट कर रहे हैं। गेटिंग द पॉइंट? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे जब मैं बात करता हूँ फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स की, तो यहाँ पर आपका शुगर हो गया, आपका कॉर्न हो गया, इनके माध्यम से आप यहाँ पे बायोफ्यूल्स मतलब बनते हैं बेसिकली। सेकेंड जनरेशन के अंदर क्या हो गया, आपका जैसा राइस हस्क हो गया, जो बेसिकली ना लेफ्ट ओवर ऑफ फूड क्रॉप्स होता है, आपका वुड हो गया, इस तरह की चीजें यहाँ पे यूज करी जाती हैं। जो थर्ड जनरेशन हो गया, यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आपके जैसे एल्गी वगैरह आ गए, ठीक है। एंड जो फोर्थ जनरेशन हो गया, यहाँ पर आपके जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हो गया, वो सब चीजें आ जाती हैं। अब होता क्या है, फर्स्ट जनरेशन के अंदर आप देख रहे हो क्रॉप्स को यूज कर रहे हो, थोड़ा इसका ना नेगेटिव इंस्टेंसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि आप खुद देखो, आपको फूड सिक्योरिटी इंश्योर करोगे या फिर बायोफ्यूल के लिए यूज करोगे, तो ये फर्स्ट जनरेशन थोड़ा सा खराब है। प्लस साथ ही साथ इसमें हाई कार्बन कंटेंट भी है, ठीक है ना, तो ये चीज कुछ इश्यूज रहते हैं। तो यहाँ पर जो पीएम जीवन के ऊपर से ज्यादातर फोकस है ना, वो सेकेंड जनरेशन के ऊपर है, ठीक है ना। तो इसको 2019 में नोटिफाई किया गया था। तो यहाँ पर फोकस यही है कि अगर कोई बायो इथेनॉल प्लांट्स को सेटअप करना चाहता है फॉर सेकंड जनरेशन इथेनॉल प्रोजेक्ट्स, तो वो कर सकता है। यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है लिग्नो सेलुलोसिक बायोमास, इसको मैं समझा देता हूँ। देखो लिग्नो सेलुलोसिक बायोमास का मतलब क्या होता है, वो प्लांट बायोमास जो कहीं ना कहीं आपका सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और लिग्निन से कंपोज होता है। अब सर ये कहाँ पे देखा जाता है? देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, जैसे कुछ फॉरेस्ट रेजिड्यू होते हैं, वहां पर हो गया। उसी तरह से एक होता है बगासे, ठीक है, बगास भी इसको बोलते हैं, बगास बोलते हैं जनरली। बगास क्या होता है बेसिकली, जैसे आपने गन्ना देखा होगा ना, तो गन्ने को जब आप क्रश करते हो,
जो रस निकल जाता है, रस निकलने के बाद जो आपका ठोस जो होता है ना, जो सॉलिड पार्ट होता है, उसको बगास बोलते हैं। उसी तरह से सीरियल स्ट्रॉ जो आपका अनाज का भूसा होता है, उसके अंदर आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो ये सब होते हैं सेकंड जनरेशन के अंदर, ये इंक्लूड कर लिए जाते हैं। ध्यान रखिएगा कि इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, एंड साथ ही साथ इसकी जो अलग अलग असिस्टेंस है कि हाँ, अगर कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट लगाएगा तो उसके लिए 150 करोड़ का यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस है। आपके बाकी प्रोजेक्ट्स के लिए, जो डेमोस्ट्रेशन प्रोजेक्ट्स के लिए 15 करोड़ पर प्रोजेक्ट की यहाँ पे असिस्टेंस देखी जाती है। ठीक है, तो बायोफ्यूल्स भी समझ गए। और भी तरीके हैं इसको बायोफ्यूल्स और जो सेकंड जनरेशन एथनॉल प्लांट्स के लिए, कि आपको आप एथनॉल ब्लेंडिंग करो, उनको एनकरेज किया जा रहा है। साथ ही साथ आप नोटिस करो, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है उनको भी इंश्योर किया जा रहा है कि इस तरह के परचेज एग्रीमेंट्स के अंदर आप आओ। ठीक है ना, डाइवर्सिफिकेशन हो रही है फूड स्टॉक्स की। तो ये अलग अलग तरीके हैं। प्राइसिंग इसकी अलग है 2G एथनॉल की। ठीक है ना, यहाँ पे इसका जीएसटी रेट कम है, 5% इसका जीएसटी रेट है। तो ये अलग अलग बेसिकली तरीके हैं इस 2G एथनॉल प्लांट्स को यहाँ पे प्रमोट करने के लिए। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर हमारी मिनिस्ट्री कौन सी आती है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ये बिल्कुल भी बिल्कुल आप नहीं भूलोगे। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज हिमालयन वल्चर्स। देखो हुआ क्या है ना, कि अभी रिसेंटली रिसर्चर्स ने पहली बार कैप्टिव ब्रीडिंग का इंस्टेंस को रिकॉर्ड किया है एट असम स्टेट जू। अब सर कैप्टिव ब्रीडिंग क्या होती है? देखो, आपने भी नोटिस किया होगा ना, कुछ एनिमल्स या कुछ प्लांट्स को हम जू में रखते हैं। जू हो गया आपका, एक्वेरियम हो गया, बोटेनिकल गार्डन हो गया, बेसिकली नेचुरल हैबिटेट के हम बाहर रखते हैं। और ऐसा इनको बाहर रख के क्या किया जाता है, इनकी ब्रीडिंग करवाई जाती है। कहीं ना कहीं हम कोशिश करते हैं इनको सेफ रखें और कहीं ना कहीं ये एक्सटिंक्ट ना हो, ये फोकस किया जाता है। बेसिकली एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर ना इनकी ब्रीडिंग की प्रैक्टिस को ही हम कैप्टिव ब्रीडिंग बोलते हैं। तो पहली बार ऐसा देखा गया विद रिगार्ड्स टू हिमालयन वल्चर। तो थोड़ा समझ लेते हैं वल्चर्स के रिगार्डिंग। देखो वल्चर्स ना बहुत ही सोशिएबल एनिमल्स हैं। ठीक है, आपको ये ग्रुप्स के अंदर देखने को मिलेंगे ज्यादातर कि एक कलेक्टिव यूनिट की तरह। टोटल 23 स्पीशीज हमें दुनिया भर में देखने को मिलती है। इंडिया में देखने को मिलती है 9। ठीक है, देखो ये वाली 9 आपको इंडिया में देखने को मिल जाएंगी। आपको देखो, मुझे पता है इनके सभी के आईयूसीएन स्टेटस ना याद करना बहुत मुश्किल है, पर आप कुछ के याद रख सकते हो कि जैसे हिमालयन वल्चर अभी न्यूज में है तो इसका आईयूसीएन स्टेटस नियर थ्रेटेंड है। इंडियन वल्चर का आप ध्यान में देख सकते हो। और जैसे रेड हेडेड वल्चर हो गया, जो भी बेसिकली ना न्यूज में आते रहे, कहीं ना कहीं आप उनके यहाँ पे आईयूसीएन स्टेटस डेफिनेटली आप याद कर सकते हो। जैसे अभी जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं हिमालयन वल्चर का, तो इसका नियर थ्रेटेंड स्टेटस हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब अगर आपने नोटिस किया होगा ना, आप मुझे बताओ कि वल्चर्स कैसे, मतलब किन के ऊपर फीड करते हैं? तो आपने देखा होगा कि जो कारकास होते हैं, बेसिकली जो पशुओं के शव होते हैं, उनके ऊपर ये आप देखते होंगे कि उनके ऊपर रिलाई करते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इनका जो स्टमक होता है वो काफी एसिडिक होता है, और जिस वजह से जो अगर कोई जो पशुओं के जो शव है, अगर वो गल भी रहे हों तो कहीं ना कहीं उनको वो डाइजेस्ट कर लेते हैं, और जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया है, ये एसिड भी उनको यहाँ पे मार देता है। ठीक है ना, साइट्स के अंदर आप नोटिस करोगे इनका अपेंडिक्स 2 के अंदर है, वाइल्ड लाइफ टेक्स्ट एक्ट के अंदर ये शेड्यूल 1 में आपको देखने को मिल जाएंगे। इनकी ना देखो, आज से 20-25 साल पहले इनकी पॉपुलेशन ना वल्चर्स की बहुत बहुत ज्यादा हुआ करती थी। फिर अचानक से एक मैसिव डिक्लाइन आया। उसका कारण क्या था? उसका एक मेजर कारण था डाइक्लोफेनेक का यूज। होता क्या है ना, आप डाइक्लोफेनेक को देते हो, आप अपने पशुओं के लिए देते हो, उनकी जो पेन वगैरह होती है, पेन रिलीवर के लिए दिया जाता है। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि डाइक्लोफेनेक को यूज करने से उनकी जो पशुओं की जो प्रोडक्टिविटी है वो भी थोड़ी बढ़ जाती है कई बार, तो इसलिए दिया जाता था। पर कहीं ना कहीं ये जो पर्टिकुलर डाइक्लोफेनेक मेडिसिन है, ये वल्चर्स के लिए बहुत ही टॉक्सिक है। ठीक है ना, एंड इस वजह से इनकी किडनी फेल हो गया, इनका डेथ हो जाती थी। तो इस वजह से वल्चर्स की जो पॉपुलेशन थी ना, वो बहुत मेजर कमी आ गई थी। इस वजह से हमने इसको यहाँ पे बैन भी किया फिर बाद में। ठीक है, बाकी अगर अगर आप नोटिस करोगे, तो जैसे ऐसा देखा गया है कि ऐसा, मतलब एक मिथ है, एक तरह का, देखा नहीं गया, ऐसा मिथ है कि जो वल्चर के अलग अलग बॉडी पार्ट्स है ना, उससे हम मेडिसिन बना सकते हैं। तो कई बार इस वजह से भी इनको काफी हंट किया जाता है। बाकी अगर आप नोटिस करोगे ना कि क्वेरिंग वगैरह, जैसे बिल्डिंग स्टोन के एक्सट्रैक्शन के अंदर मतलब आपने कर दिया, या फिर जो उत्खनन जैसी चीजें होती हैं, तो वो सभी चीजों की वजह से भी ना वल्चर्स का डिक्लाइन देखने को हमें मिल जाता है। तो इनके कंजर्वेशन के अलग अलग स्टेप्स हैं, आप नोटिस करोगे। हरियाणा, असम, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर इनके कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर्स हमें देखने को मिल जाएंगे। ठीक है ना, ये कुछ इन्फोग्राफिक मैंने आपको दिया है। यहाँ पर अगर आप नोटिस कर सकते हो कि अगर वल्चर्स खत्म हो जाएंगे ना, तो बहुत इश्यूज आ जाएंगे। क्यों इश्यूज क्यों आ जाएंगे? क्योंकि अगर आप नोटिस करो कि इनकी एक बहुत अच्छी एबिलिटी है। क्या एबिलिटी है? कि जैसे कोई मर गया, मतलब जैसे एनिमल, कोई जो पशु है उसका शव वगैरह पड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं ये उसके लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इससे इन्वायरमेंट काफी हेल्दी रहता है। उनके ऊपर जो पशुओं के शव है ना, उनके ऊपर क्विकली फीड कर लेते हैं। अदरवाइज अगर नहीं होगा तो इन्वायरमेंट को बहुत नेगेटिव इंस्टांसेस उसके देखने को मिल जाएंगे। तो ये सब चीजें हमें करनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर होना चाहिए।
इलेक्ट्रिसिटी जैसी जो तारें हैं कहीं ना कहीं उनको सेंसिटिवली देखना चाहिए, कहाँ पे हम उनको लगाएं कहाँ नहीं लगाएं। ये डाइक्लोफेनाक जैसी चीज़ों को हमें रोकना पड़ेगा, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हो गया। इसी तरह से वल्चर रेस्टोरेंट्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है ना। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने भी एक एक्शन प्लान इनके लिए दिया है 2020 से 2025 का, कि टॉक्सिक ड्रग्स को यहाँ पे बैन करो, वल्चर सेफ जोन बने हर स्टेट के अंदर, एंड साथ साथ कंजर्वेशन सेंटर होने चाहिए, जैसा कि हमने अलग अलग स्टेट्स के अंदर सेटअप किए भी हुए हैं। आई होप वल्चर्स के रिगार्डिंग आपको एक अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल गई होगी। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज ई कोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। अभी हुआ क्या है ना कि हमारे जो मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस है उनके द्वारा इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दी गई है ई कोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। अब यहाँ पे फोकस क्या है, देखो कहीं ना कहीं हम चाहते हैं ना कि लोगों के अंदर जो एक्सेस टू जस्टिस है हम उसको इम्प्रूव करें, तो टेक्नोलॉजी का यहाँ पे सहारा लिया जा रहा है जस्टिस के एक्सेस को इम्प्रूव करने के लिए। हमारा ना दरअसल में एक प्लान है, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, इसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उसके अंदर ये एक पार्ट हमें देख लिया जाता है ई कोर्ट्स का भी। यहाँ पर हमारी मिनिस्ट्रीज में से कौन सा है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। इसका थोड़ा स्पेसिफिक अगर बताऊं ना, तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, वो यहाँ पर इस पूरे प्रोजेक्ट को रन कर रहा है। साथ में ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की एक कमेटी है, उसकी मतलब इसके लिए ई कमेटी है, वो भी यहाँ पर इस ई कोर्ट प्रोजेक्ट को यहाँ पे रन कर रही है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, जो हमारे सबॉर्डिनेट कोर्ट हो गया, वहां पर उनका कंप्यूटराइजेशन किया जाए, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। इसका फेज 1 हमें 2011-15 में देखने को मिला था और फेज 2 2015 में। अब इसका फेज 3 स्टार्ट होने जा रहा है। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात करो, तो उसकी बेसिस के ऊपर क्या हो सकता है ना, बड़े आराम से आप कहीं पर भी आप बात कर सकते हो, ठीक है ना। उसके माध्यम से आप जस्टिस डिलीवरी का जो एक्सेस है वो अलग अलग जगह के अंदर दे सकते हो। साथ में फोकस ये भी है कि जो ई कोर्ट्स की अलग अलग सर्विसेज हैं उसको हम अलग अलग भाषाओं में अवेलेबल करवाएं, कि इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, आपके रीजनल लैंग्वेजेस हो गया, ताकि जो जस्टिस का एक्सेस है वो सबको यहाँ पे मिल पाए, ठीक है ना। और जो हमारा जो अभी थर्ड फेज चल रहा है ना, जिसमें मतलब इसके जो थर्ड फेज स्टार्ट हो रहा है, उसके अंदर आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, आपका ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन हो गया, केस पेंडेंसी का एनालिसिस वगैरह हम देख पाएंगे कि कितनी केस पेंडेंसी कहाँ पर है, रियल टाइम के अंदर हमें चेंजेस पता लगते रहेंगे, ठीक है ना। और एआई वगैरह भी बहुत हेल्प कर पाएगा, वर्चुअल कोर्ट्स को हम और एक्सपेंड करेंगे। ये सारी चीज़ों का यहाँ पे फोकस है। और साथ साथ हमारे जो कोर्ट्स है ना वो पूरी तरह डिजिटल बन पाएंगे, पेपरलेस बन पाएंगे। ये सारा फोकस हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आई होप आप ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट के बारे में समझ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिगार्डिंग एफसीआरए, फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट। देखो अभी न्यूज़ क्या है, न्यूज़ ये है कि एक यूके बेस्ड एनजीओ है सेव द चिल्ड्रन, इसका एफसीआरए परमिट हमने कैंसिल कर दिया है। किसने किया है, तो ध्यान रखना हमारी मिनिस्ट्री कौन सी है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मत लगा देना यहाँ पे, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यहाँ पे इसका आंसर रहेगा। हुआ क्या था 1976 के टाइम में ना, याद करो उस टाइम हमें इमरजेंसी देखने को मिल रही थी, ठीक है ना। इंदिरा गांधी जी उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थी। उस टाइम पर ना हमारी गवर्नमेंट को क्या लगा कि ये जो फॉरेन पावर्स है ना वो इंटरफेयर कर रही है इंडिया के अंदर। होता क्या है कि मान लो कि कोई फॉरेन पावर है, वो पैसा इंडिया में पंप कर रही है इन एनजीओ के माध्यम से, और हो क्या रहा है, एनजीओ के माध्यम से कहीं ना कहीं वो इंडिया की इमेज को टार्निश करने की, उसको खराब करने की कोशिश कर रही है, ठीक है ना। तो उसके लिए एफसीआरए हमें यहाँ पे लेकर आए, ताकि हम ये जो फॉरेन डोनेशन है ना इनको एक तरह से रेगुलेट कर पाए। ऐसा नहीं कि बाहर से पैसा आ रहा है, अब बाहर से पैसा आना ठीक है, पर ऐसे थोड़ी होना चाहिए कि हमारी सरकार के अगेंस्ट वो काम करे या फिर हमारे लोगों के अगेंस्ट वो काम करे, वो चीज़ गलत है ना। तो उसी को रेगुलेट करने के लिए एफसीआरए हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे जो भी पर्सन या एनजीओ जिसको कहीं ना कहीं फॉरेन डोनेशंस चाहिए तो उसको रजिस्टर होना पड़ेगा। इसको 5 साल के लिए ये जो आपका परमिट है ये 5 साल के लिए वैलिड होता है, ठीक है ना। अगर गवर्नमेंट चाहे तो किसी का भी जो एनजीओ का जो है उसका जो एफसीआर रजिस्ट्रेशन है उसको वो कैंसिल कर सकती है। देखो अभी ना अराउंड 2 साल पहले, 2 से 3 साल पहले एफसीआरए के अंदर अमेंडमेंट्स आए थे। एंड एक्चुअली क्या हुआ है ना, हमने एफसीआरए के जो इस अमेंडमेंट्स थे उसको थोड़ा और स्ट्रिक्ट कर दिया है। कहने का मतलब क्या, अब अगर एक एनजीओ को पैसा चाहिए तो हमने उसके रिगार्डिंग ना बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं, कि आपको दिल्ली की जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वहीं पर आप कर सकते हो, ठीक है ना। और भी बाकी चीज़ें कि इनका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है एंड जो बाकी इनका जो रिन्यूअल प्रोसेस है वो हमने थोड़ा यहाँ पे काफ़ी स्ट्रिक्ट कर दिया है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि बाहर का पैसा हमारी कंट्री को डिस्टेबलाइज करने के लिए यूज़ किया जाए। तो इसलिए इस परमिट को थोड़ा मुश्किल बनाया गया है। आज के डिस्कशन के बेस के ऊपर ये डिफरेंट मैं आपको टॉपिक्स दे रहा हूँ, इनका मुझे आप नीचे कमेंट्स में आंसर बताओगे कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। कल जो क्वेश्चन पूछे थे उनका क्विकली एक बार आंसर बता देता हूँ। जेंडर इंक्लूजन फंड क्या फीमेल एंड ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स को एक्सेस के एजुकेशन के लिए, बिल्कुल करेक्ट है। सौभाग्य स्कीम क्या डिजिटल पेमेंट के लिए, बिल्कुल गलत। सहज बिजली हर घर योजना
तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस की यहाँ पे बात करी गई है। अंडमान एंड निकोबार एक बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था 1989 के अंदर, करेक्ट है। मैत्री स्टेशन की अगर हम बात करें तो क्या आर्कटिक के अंदर देखने को मिलता है? ये बात गलत है। हमने देखा था ना कि जो अंटार्कटिका है, ठीक है ना, वहां पर हमें क्या क्या देखने को मिला था। एक तो याद करो, हमें मैंने बताया था दक्षिण गंगोत्री जो है इसको डीकमीशन कर दिया गया है, और आपके जो मैत्री और भारती ये रिसर्च कैरी आउट करते हैं अंटार्कटिका के अंदर। दक्षिण गंगोत्री अब डीकमीशन हो चुका है। साथ में मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि कहां पर मैनग्रोव फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट और डेसिडुअस फॉरेस्ट का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। इसका आंसर है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए अंडमान एंड निकोबार है, जैसा कि हमने कल भी देखा ही था। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीडब्ल्यू ओनली एस ऑफिशियल पे जाके इस लेक्चर की पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। तो आई होप आज का लेक्चर आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।